दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ उस सुबह कुछ अलग ही लग रही थी। हल्की बारिश रात भर हुई थी और अब सुबह सुबह की हवा में नमी और ठंडक थी। सड़क किनारे छोटे छोटे ढाबों और चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी। चाय की पत्तियों से सजी हरी हरी ढलानें धुंध में लिपटी हुई थी, मानो प्रकृति ने अपने आंचल में उन्हें छुपा लिया हो। ऐसे ही रास्ते पर कविता चल रही थी। उसने एक साधारण सी हल्की नीली साड़ी पहन रखी थी। कंधे पर बैग लटका था जिसमें बच्चों की कॉपियां, किताबें और चौक रखे थे। उसकी चाल धीमी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। जो लोग पहली बार उसे देखते, उनके लिए वह बस एक शांत, संकोची और साधारण महिला होती, लेकिन जो उसकी आंखों में झांकता, उसे वहां एक गहरी उदासी का समंदर दिखता। कविता की जिंदगी आसान नहीं रही थी। 15 साल की उम्र में ब्याह और 16 साल की उम्र में पति का देहांत, जैसे किसी ने बचपन को बीच रास्ते से छीन लिया हो। उसके बाद से उसने जिंदगी को बस जिम्मेदारियों और मजबूरियों में जिया। प्यार, हंसी, सजना स्वरना, ये सब उसके हिस्से से जैसे कोई खींच कर ले गया हो। अब उसकी जिंदगी में बस एक ही सहारा था, स्कूल और उसके मासूम बच्चे। उस दिन वो हमेशा की तरह स्कूल पहुंची। गेट पर उसने बच्चों को देखा। कोई हंसते हुए भाग रहा था, कोई किताबें हाथ में लेकर रट रहा था। बच्चों की मासूमियत हमेशा उसे थोड़ी देर के लिए उसकी अपनी पीड़ा भुला देती थी। लेकिन उस दिन गेट पर एक अजनबी खड़ा था। लंबा कद, हल्के भूरे रंग की जैकेट, हाथ में फाइल और बैग, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान, मगर आंखों में एक अजीब सा अपनापन। वह था साहिल। साहिल एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था जो दिल्ली से यहां आया था। उसका काम था स्कूलों में जाकर किताबें और स्टेशनरी सप्लाई करना, लेकिन उसका मन हमेशा नए लोगों और जगहों से मिलने में ज्यादा लगा रहता था। जैसे ही उसकी नजर कविता पर पड़ी, वो ठिठक गया। वो क्षण जैसे रुक सा गया। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी। दूर से बच्चों की आवाजें आ रही थी, लेकिन साहिल को सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था। कविता की आंखों में एक गहरी झील थी, उदासी से भरी हुई मगर पारदर्शी। उसमें एक ऐसी खामोशी थी जैसे कोई बरसों से बहुत कुछ कहना चाहता हो पर कह न पाया हो। साहिल ने हल्का सा गला साफ किया और बोला, नमस्ते मैडम, मैं किताबों का नया कैटलॉग लेकर आया हूँ। हमारे प्रकाशन की कुछ नई किताबें आई है बच्चों के लिए। अगर आप चाहें तो एक नजर डाल सकती है। कविता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाईं। नजरें मिली। एक पल के लिए उसकी सांस जैसे थम गई। फिर उसने संयमित स्वर में कहा, जी, अंदर आ जाइए। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक ऐसी मिठास थी जो देर तक कानों में गूंजती रही। साहिल उसके साथ स्टाफ रूम तक आया। वहां उसने अपनी किताबें और कैटलॉग निकाला और समझाने लगा। कविता ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि क्यों इस अजनबी की मौजूदगी उसे असहज भी कर रही है और अजीब सी खींच भी। बात खत्म होने के बाद साहिल ने उसे धन्यवाद कहा और बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। कविता खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर की धुंध अंदर तक फैल रही थी और उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह पल साहिल को ऐसा लगा जैसे किसी पुराने गीत की धुन हो, उदास मगर बेहद खूबसूरत। उसने मन ही मन कहा, ये औरत कौन है? इसकी आंखों में इतना दर्द क्यों है? और मैं क्यों इसकी ओर खिंचा चला जा रहा हूं? कुछ दिनों बाद साहिल फिर स्कूल आया। इस बार बहाना था नई कॉपियों का सैंपल। बच्चे उसे देखते ही खुश हो गए, क्योंकि वह बच्चों से भी हंसकर बातें करता था। लेकिन असल में उसका मन एक ही जगह था, कविता की झलक पाने में। स्टाफ रूम में वो बैठा हुआ था और जैसे ही कविता अंदर आई, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। कविता ने नजरें झुका ली। उसे पता था कि ये अजनबी उससे बार बार मिलने आ रहा है। वो समझ भी रही थी और खुद को रोक भी रही थी। उस शाम जब वो अकेली अपने कमरे में बैठी थी, बाहर बारिश हो रही थी।
उसने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन सोचा, ये आदमी आखिर मुझसे बार बार मिलने क्यों आता है? कहीं मैं भी तो उसकी तरफ खिंच नहीं रही? नहीं, ये सही नहीं है। मैं कौन हूँ? एक विधवा। समाज मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं तो बस बच्चों की शिक्षिका हूँ, और कुछ नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने खुद को समझाया, नहीं कविता, तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है। तुम्हारे लिए रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन दिल कहीं और ही भाग रहा था। दूसरी तरफ साहिल भी बेचैन था। वो जानता था कि वह किसी अजनबी महिला के लिए इतना क्यों महसूस कर रहा है। इसका कोई तार्किक कारण नहीं है, लेकिन वह जानता था कि कविता की आंखों में जो दर्द है वही उसे बार बार वहां खींच लाता है। ये औरत अकेली है। उसकी आंखें बहुत कुछ कहती है। काश मैं उसके दिल की दीवारें तोड़ पाता। कुछ दिन बाद एक बरसाती शाम थी। स्कूल जल्दी छुट्टी हो गई थी। बच्चे भागते हुए घर चले गए थे। सिर्फ स्टाफ रूम में कविता बैठी कॉपियां जांच रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह थी साहिल। माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाहर बहुत बारिश हो रही है। कविता ने सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी। जी, आइए। बाहर बारिश की तेज बूंदें खिड़की पर पड़ रही थी। अंदर दोनों की चुप्पी गहरी हो रही थी। साहिल ने धीरे से कहा, कविता जी, आपसे मिलकर मुझे हमेशा लगता है जैसे जिंदगी में कुछ नया रंग आ गया हो। कविता का दिल धड़क उठा। उसके होंठ कांपे, मगर उसने दृढ़ स्वर में कहा, कृपया ऐसी बातें मत कीजिए। मेरा अतीत बहुत भारी है। मैं किसी के लिए नहीं बनी। साहिल की आंखें गीली हो गईं। अतीत सबका होता है कविता जी, लेकिन क्या हम अतीत में ही जिएंगे? मैं तो बस आपका वर्तमान देखता हूँ, और उसमें इतनी सच्चाई है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। कविता के हाथ में रखी कॉपियां कांपने लगी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने तुरंत मुंह फेर लिया। बरसात की वो शाम जैसे कविता के दिल में कोई दरार छोड़ गई थी। उसने खुद से कई बार कहा, नहीं, ये गलत है। मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। लेकिन दिल तो दिल है। वह किसी तर्क या सामाजिक नियम से नहीं चलता। और कविता का दिल पहली बार इतने सालों में किसी की तरफ खिंचा था। उधर साहिल के लिए वह शाम किसी तूफान से कम नहीं थी। कविता की आंखों में जो आंसू उसने देखे थे, वो उसकी नींद उड़ा रहे थे। वह समझ गया था, इस औरत के अंदर बहुत गहरी पीड़ा है। उस रात होटल के कमरे में खिड़की से बाहर बारिश देखते हुए उसने मन ही मन कहा, मुझे नहीं पता मैं क्यों इतना महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर मैं इस औरत के जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी ला पाया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। अब साहिल हर 2-3 दिन में स्कूल आने लगा। कभी बच्चों को कलर पेंसिल का पैकेट दिखाने, कभी नई किताबों का सैंपल देने। बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते। वो उन्हें कहानियां सुनाता, कभी उनके साथ खेल लेता, लेकिन असल में उसका मन हमेशा कविता की तलाश में होता। कविता उसे देखकर हमेशा हल्की सी मुस्कान देती, मगर तुरंत दूरी बना लेती। एक दिन उसने उससे कहा, आप बार बार इतनी दूर से आते हैं, क्या वाकई सिर्फ किताबें बेचने के लिए? साहिल ने मुस्कुराकर कहा, किताबें तो बस बहाना है, असली वजह शायद कुछ और है। कविता चौंक गई। उसने तुरंत गंभीर होकर कहा, देखिए, मैं ऐसी किसी भी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। कृपया समझिए। साहिल ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं दबाव नहीं डालूंगा। बस इतना कहूंगा कि कभी कभी इंसान का दिल वही महसूस करता है जो शब्दों में कहना मुश्किल होता है। कविता चुप रही। उस रात कविता देर तक सो नहीं पाई। उसने आईने में खुद को देखा। साधारण सी साड़ी, बंधी चोटी, बिना कोई गहना। क्या मैं सचमुच किसी के लिए आकर्षक हो सकती हूँ? नहीं, ये सब धोखा है। मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी थी 16 साल की उम्र में। अब मुझे सिर्फ जीना है, बिना किसी चाहत के। लेकिन उसके दिल की गहराई में कहीं एक छोटा सा कोना उम्मीद की किरण से चमक उठा था। क्या सचमुच कोई मुझे मेरे अतीत के बावजूद स्वीकार सकता है?
कुछ हफ्तों बाद स्कूल में वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। बच्चों ने झूले लगाए, स्टॉल लगाए। कविता भी व्यस्त थी। साहिल भी आया। उसने बच्चों के लिए अपनी कंपनी की ओर से किताबों का स्टॉल लगाया। बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। कविता दूर से देख रही थी। साहिल बच्चों को कहानी सुना रहा था। एक चिड़िया की कहानी जो अपने टूटे पंखों के बावजूद उड़ने का साहस करती है। बच्चे तालियां बजाने लगे और कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ये कहानी उसके लिए कही गई हो। मेला खत्म हो गया। सब चले गए। कविता अकेली कॉपियां समेट रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि साहिल ने उसे पकड़ लिया। उनकी आंखें मिलीं। उस पल दोनों की सांसें थम गईं। कविता झटके से पीछे हट गई और बोली, आप कृपया ऐसी नजदीकी मत बढ़ाइए। साहिल ने धीरे से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस आपको संभाला। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास रहने से आपको तकलीफ होती है तो मैं कोशिश करूंगा दूरी बनाए रखने की। कविता कुछ न बोली। उसके दिल में तूफान था। उस रात कविता ने डायरी में लिखा, क्यों बार बार उसका चेहरा आंखों के सामने आता है? क्यों उसकी बातें दिल को छू जाती हैं? मैं जानती हूं कि मैं उसे नहीं अपना सकती, लेकिन दिल की धड़कनें मेरे बस में नहीं। अगले दिन साहिल ने एक पत्र कविता को दिया। उसमें लिखा था, कविता जी, मैं जानता हूं आप मुझे नापसंद नहीं करती, लेकिन आप डरती है। डर अपने अतीत से, समाज से और शायद खुद से भी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी मर्यादा का सम्मान करूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मुस्कुराए। अगर आप चाहें तो मुझे न मिलने को कह दें, मैं चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है तो मुझे बस आपके पास रहने दीजिए। कविता ने पत्र पढ़कर आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकों से आंसू बह निकले। 2 दिन तक उसने साहिल से कोई बात नहीं की। फिर तीसरे दिन बारिश हो रही थी। कविता स्कूल की लाइब्रेरी में अकेली खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी साहिल अंदर आया। क्या मैं कुछ देर बैठ सकता हूं? उसने पूछा। कविता ने धीमे स्वर में कहा, साहिल जी, मुझे डर लगता है। मेरा अतीत बहुत भारी है। मैं विधवा हूं और समाज कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। साहिल पास आया और बोला, कविता, मुझे समाज की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है। अगर आप चाहें तो मैं आपके पास रहूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कविता की आंखें भर आईं। वह कांपते हुए बोली, आपको नहीं पता मैंने कितना सहा है। मैंने खुद से वादा किया था कि कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी। साहिल ने धीरे से कहा, तो उस वादे को तोड़ दीजिए। कभी कभी दिल की जरूरतें ज्यादा सच्ची होती है। कविता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई लालसा नहीं थी, बस सच्चाई और अपनापन था। उस पल कविता का दिल पिघल गया। उसने पहली बार धीमे से कहा, साहिल जी, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन शायद मुझे भी अब जीने का हक है। साहिल ने उसकी हथेली थाम ली। उस पल दोनों के बीच की दीवार गिर गई। दार्जिलिंग की सर्द हवा उस दिन कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। बारिश की हल्की फुहारें थीं और चाय के बागानों में फैली धुंध ने पूरे शहर को सफेद चादर सा ओढ़ा दिया था। कविता खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथ में बच्चों की कॉपियां थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार बाहर चली जाती। पलकों के पीछे हर पल साहिल का चेहरा उभर आता। मैंने हाँ तो कह दी, पर क्या सचमुच मैं उसके साथ चल पाऊंगी? उसका मन सवालों से भरा हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कविता ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने साहिल खड़ा था। उसकी जैकेट बारिश से भीगी हुई थी। बालों पर पानी की बूंदें ठहरी हुई थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सोचा आपसे मिलने आता हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कविता का दिल धड़क उठा। अंदर आ जाइए। वो उसे लाइब्रेरी के एक कोने में ले गई। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर थपथपा रही थी। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर साहिल ने धीरे से कहा, कविता, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कविता ने नजरें झुका ली। जी, कहिए,
साहिल ने गहरी सांस ली। मुझे पता है आप डरती है, समाज से, अतीत से, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम दोनों के बीच जो है वो सच्चा है? मैंने कभी किसी और के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। कविता की आंखें भीग गईं। साहिल जी, मैं आपको झूठ नहीं कहूंगी। हाँ, मेरे दिल में भी एक खींच है, लेकिन फिर डर लगने लगता है। अगर लोग जान गए तो? अगर मेरा अतीत फिर आड़े आया तो? साहिल ने उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श गर्म और सुकून देने वाला था। तो क्या हम अपने दिल को मार दें? समाज कल क्या कहेगा, ये तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आज अपने दिल की नहीं सुनी तो कल जिंदगी भर पछताएंगे। कविता कांप उठी। उसके होठों से धीमे स्वर निकले। मुझे लगता है शायद मैं भी आपको चाहने लगी हूं। उस पल साहिल ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में ले लिया। कविता की सांसें तेज हो गईं। बरसों से दबा हुआ उसका दिल पहली बार खुल रहा था। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। कविता की पलकों पर आंसू थे और उन आंसुओं को साहिल ने अपने अंगूठे से पोंछा। फिर उसने उसके माथे को चूमा, बेहद कोमलता से। कविता ने आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर एक हलचल थी, डर और चाहत का संगम। मैं आपको खोना नहीं चाहती, उसने फुसफुसाकर कहा। साहिल ने उसके कानों के पास झुकते हुए कहा, और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर बारिश और हवा की आवाज थी। साहिल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और खिड़की के पास ले आया। बाहर फैली धुंध जैसे उन्हें अपने आलिंगन में ले रही थी। उसने कविता को अपनी बाहों में भर लिया। कविता का सिर उसके सीने पर टिक गया। उसकी धड़कनों की आवाज कविता को सुनाई दे रही थी, तेज, बेकरार, सच्ची। बरसों से उसने किसी का ऐसा आलिंगन महसूस नहीं किया था। वो कांप रही थी, लेकिन अब डर के कारण नहीं, बल्कि इस नए एहसास के कारण। साहिल। कविता ने उसका नाम पहली बार इस तरह लिया, जैसे कोई प्रार्थना कर रही हो। साहिल ने उसके बालों पर हाथ फेरा और बोला, हाँ कविता, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आज, इस पल, मैं मानती हूं कि मैं आपसे प्यार करती हूं। साहिल ने उसकी ठुड्डी उठाई और उसकी आंखों में देखा, फिर उसके होठों पर अपना स्पर्श दिया, धीमे, कोमल, जैसे कोई पवित्र वचन हो। कविता ने आंखें बंद कर लीं और पहली बार बिना किसी हिचक के खुद को उसके हवाले कर दिया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ बाहर की बारिश गवाह थी। साहिल ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसके चेहरे पर, बालों पर, गालों पर अपने होठों की गर्मी रखी। कविता की सांसें बेकाबू थीं। उसकी उंगलियां अनायास साहिल की जैकेट को थाम चुकी थीं। वह पल उनके लिए किसी कविता जैसा था, जहां शब्दों की जगह स्पर्श और धड़कनों ने ले ली थी। दोनों एक दूसरे में खो गए। ये कोई वासना नहीं थी, ये दो आत्माओं का मिलन था, जिन्होंने बरसों तक अकेलेपन और तन्हाई सही थी। कुछ देर बाद दोनों खिड़की के पास बैठे थे। कविता का सिर साहिल के कंधे पर था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन अंदर दोनों के दिलों में एक नया तूफान उठ चुका था। कविता बोली, क्या ये सच है या मैं सपना देख रही हूं? साहिल ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। कविता ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। बरसों बाद वह मुस्कान जिसमें दर्द नहीं बल्कि प्यार था। दार्जिलिंग की सुबह हमेशा रहस्यमय होती है, पर उस दिन की सुबह कुछ और ही थी। आसमान हल्का नीला था, हवा में नमी और ठंडक का सुखद एहसास। पहाड़ों की ढलानों पर चाय के बागान सूरज की किरणों से चमक रहे थे। कविता ने स्कूल से छुट्टी ली थी। साहिल ने उससे कहा था, कभी सिर्फ मेरे साथ इस शहर को देखिए, किताबों और कॉपियों से अलग। दार्जिलिंग सिर्फ बच्चों का स्कूल नहीं, एक जादू है। कविता पहले झिझकी, फिर जाने को तैयार हो गई। शायद उसके भीतर अब वो दीवार टूट चुकी थी। वे दोनों टॉय ट्रेन की ओर बढ़े। धुंध से भरे छोटे स्टेशन पर खड़े होकर
कविता को लगा जैसे वह फिर से कोई किशोरी बन गई हो। साहिल ने टिकट लिए और दोनों ट्रेन में बैठ गए। सीटी बजते ही ट्रेन धीरे धीरे चाय बागानों के बीच से चलने लगी। कविता खिड़की से बाहर देख रही थी। ढलानों पर काम करती औरतें, सिर पर टोकरी और दूर दूर तक फैले हरे खेत। हवा में चाय की पत्तियों की गंध थी। साहिल ने उसकी ओर झुककर कहा, कविता देखिए, कितना सुंदर है न ये नजारा। काश ये सफर कभी खत्म न हो। कविता मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में मासूमियत थी, जैसे किसी ने वर्षों से जमी बर्फ पिघला दी हो। ट्रेन से उतरकर वे एक चाय बागान की पगडंडी पर चले। पत्तियों से ढकी ढलानें, हवा में हल्की ठंडक और दूर दूर तक धुंध। साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। कविता ने पहले झिझककर हाथ खींचना चाहा, फिर धीरे से थम जाने दिया। उस पल उसने महसूस किया कि साहिल का हाथ किसी सहारे जैसा है, मजबूत और भरोसेमंद। दोनों चलते रहे, कभी हंसते, कभी चुप। उस चुप्पी में भी एक अजीब सी आत्मीयता थी। अचानक धुंध और गहरी हो गई। चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साहिल ने धीरे से कहा, कविता, ये धुंध जैसे हमें दुनिया से छुपा रही हो। कविता ने पलकों को झुकाकर मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर गिरती बालों की लट को साहिल ने धीरे से हटाया। वह सिहर उठी। फिर अगले ही पल उसने खुद को उसकी बाहों में पाया। साहिल ने उसके कानों के पास फुसफुसाया, मैं इस पल को हमेशा जीना चाहता हूँ। कविता ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज थी, धड़कनें बेकाबू। बरसों बाद किसी का आलिंगन उसे इतना सुरक्षित और इतना अपना लगा। पास ही एक छोटी पहाड़ी पर उन्होंने बैठने की जगह ढूंढी। सामने फैली वादियां, बादलों से ढकी चोटियां और पक्षियों की चहचहाहट। साहिल ने उसकी उंगलियों को थाम लिया। धीरे धीरे उसके हाथ पर अपने होंठ रखे। कविता कांप गई। उसके गाल लाल हो गए। साहिल जी, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या हम सचमुच इतना हक रखते हैं, इतना प्यार करने का? साहिल ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। प्यार हक नहीं होता कविता, ये तो बस हो जाता है, और जब हो जाता है तो उसे रोकना पाप है। कविता ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे कोई अनकहा शब्द रोक रही हो। साहिल झुका और उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया, कोमल, धीरे और बेहद सच्चाई से। वह पल कविता के लिए जैसे समय से परे था। उसने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। कुछ देर बाद दोनों वहीं बैठे रहे। कविता का सिर साहिल के कंधे पर था। हवा उसके बालों को उड़ाती रही और साहिल उन्हें अपनी उंगलियों से संवारता रहा। कविता ने धीरे से कहा, साहिल, मुझे डर तो अब भी लगता है, लेकिन आपके साथ ये डर भी मीठा लगने लगा है। साहिल हंसा और बोला, तो डरते डरते ही सही, हम प्यार करेंगे। दोनों हंस पड़े। उस शाम जब वे शहर लौटे तो कविता के चेहरे पर बरसों बाद एक नई चमक थी। उसने साहिल का हाथ कसकर थाम रखा था। उसे महसूस हुआ कि वह अब सिर्फ एक विधवा शिक्षिका नहीं रही। वह अब एक औरत है, जो चाह सकती है, जो प्रेम कर सकती है, जो जी सकती है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने जाना, प्यार किसी उम्र का मोहताज नहीं। साहिल ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूँ कि ये कभी खत्म न हो। दार्जिलिंग की बारिश जैसे कविता और साहिल के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। हर मुलाकात में दोनों के बीच की दूरी और घटती जा रही थी। अब उनके मिलने का कोई तय समय नहीं होता। कभी स्कूल के बाद, कभी रविवार को चाय बागानों में, कभी बाजार की तंग गलियों में। आत्मीय पल। एक शाम जब बारिश थम चुकी थी और शहर पर धुंध उतर रही थी, साहिल ने कविता को कहा, आइए, मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ। वे दोनों चाय बागान से ऊपर एक पहाड़ी पर गए, जहाँ से पूरा शहर नजर आता था। नीचे फैले हुए घर, कहीं से आती चाय की महक और दूर दराज की बर्फ से ढकी चोटियां। कविता ने गहरी सांस ली। कितना सुंदर है, जैसे पूरा शहर बादलों में तैर रहा हो। साहिल ने उसकी ओर देखा और बोला,
सबसे सुंदर तो आप हैं, कविता। इस नजारे से भी ज्यादा। कविता शर्मा गई, नजरें झुका ली। लेकिन साहिल ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। ये सुनिए, ये धड़कन सिर्फ आपका नाम लेती है। कविता ने अपनी पलकों को बंद कर लिया। उसका दिल भी उसी लय में धड़कने लगा। उस रोज वह देर तक साथ रहे। धुंध इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे को ही बस देख पा रहे थे। साहिल ने उसके चेहरे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, कविता, आप मुझे अपना लेने दीजिए, पूरी तरह। कविता ने कांपते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई वासना नहीं थी, सिर्फ गहरा प्यार और अपनापन। धीरे धीरे उसने अपने डर को किनारे रखा और साहिल के आलिंगन में समा गई। उनके बीच अब कोई दीवार न रही। बरसों से दबा हुआ स्नेह, लालसा और चाहत उस रात धुंध में घुल गया। वह रात दोनों के लिए पवित्र थी, जैसे दो आत्माएं एक हो गई हों। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, कविता साहिल के सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी न दिखी थी। साहिल उसकी लटों से खेल रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अगर जिंदगी यही थम जाए तो भी मुझे कोई गिला न होगा। कविता ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी। साहिल, क्या ये सचमुच मेरी जिंदगी है या फिर कोई सपना है? साहिल ने उसके होठों को चूमते हुए कहा, अगर ये सपना है तो मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। लेकिन प्रेम जितना गहरा हुआ, उतनी ही जल्दी समाज की नजरों में आने लगा। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि साहिल अक्सर स्कूल आता है और कई बार देर तक कविता से बातें करता है। बाजार की गलियों में भी जब दोनों साथ दिखाई देते तो आसपास के लोग कानाफूसी करने लगते, वो तो विधवा है न? और ये नया आया लड़का? हाय राम, आजकल औरतें तो कुछ भी करने लगी है। ये फुसफुसाहटें अभी कविता तक नहीं पहुंची थी, लेकिन हवाएं धीरे धीरे गर्म हो रही थी। एक दिन कविता ने साहिल से कहा, मुझे लगता है लोग कुछ नोटिस कर रहे हैं। साहिल जी, अगर ये सब फैल गया तो मेरा स्कूल, मेरी इज्जत, सब बर्बाद हो जाएगा। साहिल ने उसकी ठुड्डी उठाकर आंखों में देखा। कविता, हम प्यार को छुपा क्यों रहे हैं? क्या प्यार करने वाले कभी गुनहगार होते हैं? कविता की आंखों में आंसू थे। आप समझते नहीं, यहाँ पहाड़ों पर लोग जल्दी बातें बना लेते हैं। एक विधवा अगर किसी मर्द के साथ दिख जाए तो कितनी बातें होंगी। साहिल ने उसे अपने आलिंगन में लिया। तो लोग कहें, दुनिया के शोर से ज्यादा बड़ी हमारी धड़कनें हैं। अगर आप साथ हैं तो मैं हर ताना सह लूंगा। कविता उसके सीने पर सिर रखकर रो पड़ी, लेकिन उस रोने में अब कमजोरी नहीं बल्कि भरोसा था। उस रात वे फिर चाय बागानों की ओर गए। धुंध और गहरी थी, हवा में ठंडक भी। साहिल ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। कविता की सांसें उसके गले में उलझ गईं। उनके होंठ मिले और इस बार दोनों ने किसी झिझक के बिना अपने प्रेम को जिया। चाय की पत्तियों के बीच, धुंध में ढके रास्तों के बीच, उनका प्यार जैसे पूरी वादी में गूंज रहा था। कविता ने धीरे से कहा, साहिल, अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैंने आपको अपना लिया है। साहिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ये सुनकर मेरा जीना सफल हो गया। कविता, अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। दार्जिलिंग की वादियां जितनी शांत दिखती थीं, उनके भीतर उतना ही उथल पुथल छिपा था। कविता और साहिल का प्रेम अब केवल उनका निजी संसार नहीं रहा था, अब लोग इसे महसूस करने लगे थे। स्कूल में कुछ सहकर्मी शिक्षिकाएं कविता से खामोश खामोश बातें करने लगीं। एक दिन प्रिंसिपल ने उसे अलग बुलाकर कहा, कविता जी, ये जो नया लड़का है, आप उससे बहुत मिलती जुलती है। आपको अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे भी देखते हैं। कविता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, सर, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन वह जानती थी, बातें अब दबेंगी नहीं। एक शाम जब वो साहिल के साथ बाजार से लौट रही थी, तो एक बुजुर्ग औरत बुदबुदाई, हाय राम, विधवा होकर भी पर पुरुष संग घूमती है। कैसी औरत है ये?
कविता ने वो सुना और सन्न रह गई। उसके कदम भारी हो गए। साहिल ने उसका हाथ थामना चाहा, पर उसने झटके से छुड़ा लिया। साहिल जी, मैं अब और आगे नहीं चल सकती। लोग मुझे गाली देने लगे हैं। साहिल ने उसकी आंखों में देखा। लोगों की सोच पर ताला नहीं लगाया जा सकता। कविता, क्या हम अपना सच सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि किसी को हमारी खुशी चुभ रही है? कविता की आंखों से आंसू झरने लगे। आप नहीं समझते, यहाँ औरत की जिंदगी इज्जत पर टिकी होती है। अगर ये इज्जत छिन गई तो मेरे पास क्या बचेगा? उस रात कविता घर लौटी तो बहुत देर तक आईने के सामने बैठी रही। उसने अपनी मांग देखी, बरसों पहले उजड़ चुकी थी। उसका दिल चिल्लाना चाहता था, क्या विधवा होकर मैं इंसान नहीं रही? क्या मुझे प्रेम करने का हक नहीं? लेकिन समाज की जंजीरें उसके भीतर कसती जा रही थी। अगले दिन साहिल उसे स्कूल के बाहर मिला। कविता बहुत चुप थी। साहिल ने कहा, कविता, मैंने सोचा है, अब हमें अपने रिश्ते को छुपाना नहीं चाहिए। मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप मेरी जिंदगी है। कविता घबराकर पीछे हट गई। नहीं साहिल जी, ऐसा मत कीजिए। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मेरी बदनामी करेंगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। साहिल ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर ये समाज तुम्हें प्यार करने से रोकता है तो इसका मतलब ये समाज गलत है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कविता, अगर जरूरत पड़ी तो इस शहर से दूर ले जाऊंगा। कविता कांप उठी। उसकी आंखों में डर और चाहत दोनों थे। वह चाहती थी साहिल के साथ भाग जाए, लेकिन समाज का बोझ उसके कंधों पर था। कुछ दिनों बाद एक शाम जब वे दोनों चाय बागान में मिले, कविता बहुत बेचैन थी। साहिल, मैं अब आपसे नहीं मिल सकती। लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। हर जगह ताने हैं, हर जगह निगाहें हैं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। साहिल का चेहरा लाल हो गया। कविता, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो या इस समाज के डर को जीतने देना चाहती हो? कविता चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। साहिल ने गुस्से और दर्द में कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो कह दो, लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। मैं बिना तुम्हारे अधूरा हूँ और शायद हमेशा रहूंगा। कविता ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती साहिल, लेकिन मैं इस समाज से हार रही हूँ। उस धुंधली शाम चाय की पत्तियों के बीच वे एक दूसरे के गले लग गए। कविता का शरीर कांप रहा था और साहिल उसे अपने सीने से लगाए रहा। उस आलिंगन में एक तरफ प्रेम की आग थी तो दूसरी ओर समाज के डर की बर्फ। दोनों पिघल रहे थे, लेकिन किस ओर? ये सवाल अब हवा में था। अब बातें सिर्फ फुसफुसाहटों तक नहीं रहीं। स्कूल के कुछ माता पिता ने शिकायत की हम अपने बच्चों को ऐसी टीचर के पास नहीं भेज सकते जो खुद इज्जतदार नहीं है। प्रिंसिपल ने कविता को बुलाकर कहा, देखिए कविता जी, आप बहुत अच्छी अध्यापिका हैं, लेकिन आपकी निजी जिंदगी पर अब सवाल उठने लगे हैं। हमें संस्थान की छवि बचानी है। आपको सावधान रहना होगा। कविता का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसका पूरा करियर दांव पर लग गया हो। घर लौटते समय पड़ोस की औरतें उसे घूरने लगीं। एक ने ताना मारा, अरे ये तो पराये मर्द के साथ घूमती है, अब बच्चियों को इससे दूर रखना होगा। कविता घर के अंदर दौड़ गई और देर तक रोती रही। उसकी आंखों में डर ही नहीं, बल्कि अपमान की आग भी थी। उस रात साहिल उसके घर आया। कविता ने आंसुओं में डूबे स्वर में कहा, साहिल जी, सब मुझसे नफरत करने लगे हैं। मैं सब कुछ खो दूंगी। कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए। साहिल ने उसके आंसुओं को चूम लिया। कविता, मैं तुम्हें छोड़ दूं? क्या ये संभव है? तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेजान है। अगर तुम दुनिया से डरकर हार मान लोगी तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कविता ने कांपते हुए कहा, तो हम क्या करें? मैं थक गई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। साहिल ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। डरो मत, हमारा प्यार ही हमारी ताकत बनेगा। आज रात मैं तुम्हें साबित करूंगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं,
और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बरसात की रात थी। खिड़की से आती हवा में चाय की भीनी महक थी। कमरे में दीपक की लौ काँप रही थी। साहिल ने कविता को अपनी बाहों में भर लिया, उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उनकी सांसें एक हो गई। कविता का डर जैसे पिघलने लगा। उसके भीतर सिर्फ चाहत थी, अपनापन था और एक अदम्य विश्वास की ये आदमी मेरा है, सिर्फ मेरा। धीरे धीरे उनके शरीर और आत्मा एक दूसरे में घुलते गए। उस रात उन्होंने अपने प्रेम को उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां सिर्फ दो शरीर नहीं बल्कि दो आत्माएं मिलती है। कविता ने आंसुओं में मुस्कुराते हुए कहा, अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। साहिल ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अब ये वादा हो गया, हम दोनों साथ हैं और यही हमारी जीत है। सुबह जब सूरज की किरणें पर्दों से छनकर आईं, कविता बदली हुई लगी। उसकी आंखों में अब डर की जगह चमक थी। वह आईने में खुद को देखकर बोली, हाँ, मैं विधवा हूँ, लेकिन मैं इंसान भी हूँ। मुझे प्रेम करने का हक है और मैं इसे छीन कर लूंगी। साहिल ने उसके पीछे खड़े होकर उसे बाहों में भर लिया। यही जज्बा चाहिए कविता। अब हम इस समाज से डरेंगे नहीं, टकराएंगे। उस दिन जब वे दोनों हाथों में हाथ डालकर चाय बागान की ओर गए तो जानबूझकर खुलेआम गए। लोगों ने घूरा, कुछ बड़बड़ाए, कुछ ने आंखें फेर लीं। लेकिन पहली बार कविता ने उन निगाहों से नजरें नहीं झुक। उसने साहिल का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसके मन में बस एक ही भावना थी, अगर ये प्रेम पाप है तो मैं गर्व से ये पाप करूंगी। दार्जिलिंग की ठंडी हवाएं धीरे धीरे चल रही थी। चाय बागान की हरियाली पर ओस की बूंदें चमक रही थी। साहिल ने कविता को पहाड़ी रास्ते पर बुलाया था। जब कविता पहुंची तो उसने देखा कि साहिल ने पास ही एक छोटे से टी स्टॉल से चाय मंगवाई थी। साहिल मुस्कुराकर बोला, कविता, दुनिया हमें चाहे जितना ताने दे, मैं चाहता हूं कि हमारी दुनिया अलग हो, जहां सिर्फ हम हों, हमारा प्यार हो और ये पहाड़ हों। कविता ने कप थामा और उसकी ओर देखते हुए कहा, काश सचमुच ऐसा हो सकता, काश ये दुनिया हमें यूं चैन से जीने देती। साहिल ने उसका हाथ थाम लिया। दुनिया क्या कहेगी, ये सोचकर जीते रहे तो हमारा प्यार कभी नया आयाम नहीं ले पाएगा। आज से हम केवल अपने दिल की सुनेंगे। वे दोनों चाय बागान की संकरी पगडंडी पर साथ चलते गए। नीचे घाटियों में धुंध फैली हुई थी, ऊपर नीले आसमान में सूरज धीरे धीरे झांक रहा था। साहिल ने चलते चलते कविता को अचानक अपनी ओर खींच लिया। वह उसकी आंखों में देखने लगा। कविता झेम गई, पर उसकी सांसें तेज हो गई। साहिल ने धीरे से उसके गालों को चूमा और बोला, तुम्हारी आंखों में पूरा आसमान बसता है कविता। मैं चाहता हूं कि इन आंखों में हमेशा मेरा ही चेहरा दिखे। कविता ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगी। दोनों पास की एक छोटी सी झोपड़ी में जा छिपे। बारिश की बूंदें टिन की छत पर बज रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल गई थी। कपड़ों से टपकते पानी ने कविता को कंपा दिया। साहिल ने तुरंत अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। उसने फुसफुसाकर कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करने के लिए जीना चाहता हूँ। कविता ने उसकी आंखों में देखा और अचानक उसकी बाहों में समा गई। उस पल बारिश बाहर थी, लेकिन उनके दिलों में आग जल रही थी। उनके होंठ एक दूसरे से मिले और वो चुंबन धीरे धीरे गहरा होता गया। कविता का सारा डर, सारी झिझक बहकर उस बारिश में घुल गया। वह पूरी तरह साहिल की बाहों में समर्पित हो गई। उस रात उस झोपड़ी में उनके प्रेम ने एक नई ऊंचाई छू ली, जहां शरीर की सीमाएं मिट गईं और आत्माएं पूरी तरह एक हो गईं। बाद में जब दोनों भीगे कपड़ों में आग के पास बैठे थे, कविता ने धीमे स्वर में कहा, साहिल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिंदगी में दोबारा किसी को इतना चाहूंगी, पर आज लगता है कि तुम सिर्फ मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि मेरा अस्तित्व हो। साहिल ने उसका माथा चूमते हुए कहा,
तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी दर्द भरा क्यों न हो, कविता, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा भविष्य सिर्फ खुशियों से भर दूंगा। अब हमारा प्यार किसी की रजामंदी का मोहताज नहीं रहेगा। कविता ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, अब चाहे पूरा समाज हमें रोक ले, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उन दिनों दोनों अक्सर शाम को पहाड़ों पर बैठकर चाय पीते। कभी कविता साहिल को अपनी कविताएं सुनाती, कभी साहिल उसके लिए भविष्य के सपनों की बातें करता। अब उनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक आकर्षण तक सीमित नहीं था। वे एक दूसरे की आत्मा में उतर चुके थे। उनका प्यार इतना गहरा हो गया था कि दोनों को लगता था, हमारे बीच अब कोई ताकत नहीं आ सकती। दार्जिलिंग की सुबह हमेशा कविता को लिखने के लिए प्रेरित करती थी। उस दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, तेरे बिना मैं अधूरी थी, तेरे साथ मैं पूरी हूँ। अगर ये दुनिया हमसे नफरत भी करे तो भी मैं तेरे संग जीने मरने की कसम खाती हूँ। वो जब ये पंक्तियां साहिल को सुनाती है तो उसकी आंखें भर आती है। साहिल उसे बाहों में भरकर कहता है, अब ये इश्क किसी कागज पर नहीं रहेगा कविता, ये हमारी जिंदगी का सच बन चुका है। एक रात दोनों टाइगर हिल की चोटी पर गए। वहां दूर दूर तक फैली पहाड़ों की चुप्पी थी। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे और नीचे घाटियों में धुंध पसरी थी। साहिल ने कविता को अपने करीब खींचा। हवा में उसकी साड़ी का आंचल लहराया और ठंडी हवा ने उनके बीच की गर्माहट को और तेज कर दिया। धीरे धीरे उनके होंठ मिले, फिर होठों से होठों का प्यासा मिलन गहराने लगा। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ गईं। उस पल कविता ने पूरी तरह खुद को साहिल के हवाले कर दिया। न कोई झिझक, न कोई डर। साहिल ने उसके चेहरे को, उसके गालों को और उसकी आंखों को ऐसे चूमा जैसे हर बार उसे खोने का डर हो। कविता के बदन में सिहरन दौड़ गई। उनकी आत्माएं एक हो गईं और उस रात उनकी चाहत ने प्रेम को चरम आयाम पर पहुंचा दिया। कविता ने साहिल के सीने से लगकर कहा, अब मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ। दुनिया चाहे हमें स्वीकार करे या नहीं, मैं अब तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकती। साहिल ने उसका माथा चूमते हुए कसम खाई। तो सुन लो कविता, अगर कभी दुनिया हमें अलग करने की कोशिश करेगी तो हम उसके सामने खड़े होंगे। हम डरकर नहीं भागेंगे। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता गया, वैसे वैसे समाज की तिरछी निगाहें और जहरीली होती गईं। मोहल्ले की औरतें अब खुलकर ताने मारने लगीं। कुछ लोग उनके स्कूल तक शिकायत लेकर पहुंच गए। एक दिन कविता को प्रिंसिपल ने कठोर स्वर में कहा, अगर आप ये सब जारी रखेंगी तो हमें मजबूरी में आपकी नौकरी समाप्त करनी पड़ेगी। कविता का चेहरा पीला पड़ गया। वह चुपचाप घर लौटी और रो पड़ी। साहिल ने उसका हाथ थामकर कहा, डरने की जरूरत नहीं। अगर नौकरी जाती है तो हम साथ मिलकर कोई और रास्ता निकालेंगे। तुम अकेली नहीं हो अब। उस रात जब कविता बेहद उदास थी, साहिल ने उसे बाहों में भरकर कहा, कविता, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ चुपचाप मिलने वाले प्रेमी न रहें। हमें दुनिया को बताना होगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर हमें साथ जीना है तो छिपकर नहीं, खुलेआम जीना होगा। कविता ने उसकी आंखों में देखा। उसकी झिझक धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल गई। उसने कहा, हाँ साहिल, अब और छुपकर जीना नहीं। अब अगर हमें अपमान भी सहना पड़े तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि अब तुम्हारा प्यार मेरी ताकत बन चुका है। अगली सुबह वे दोनों चाय बागान की धुंधली पगडंडी पर साथ निकले, हाथों में हाथ थामकर, दुनिया की परवाह किए बिना। लोगों ने देखा, कुछ ने ताने दिए, कुछ ने मुंह फेर लिया, लेकिन इस बार कविता ने नजरें झुकाई नहीं। उसने साहिल का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, अब हम दुनिया से नहीं डरेंगे, चाहे जो हो। दार्जिलिंग का छोटा सा कस्बा अफवाहों से जलने लगा था। लोग खुलेआम कहते, वो विधवा और वो परदेसी लड़का, दोनों ने समाज की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कविता जहां भी जाती, निगाहें उसे चीरती रहती। स्कूल में कुछ सहकर्मी भी अब उसके साथ बैठने से कतराने लगे। उसके दिल पर बोझ बढ़ता गया,
लेकिन हर शाम जब साहिल उसकी हथेली पकड़कर कहता, डर मत, मैं हूं ना, तो उसका साहस लौट आता। एक दिन कविता की सास, जो अब तक चुप थी, गुस्से में बोली, कविता, ये सब क्या सुन रही हूं मैं? तू हमारे खानदान की इज्जत को दाग लगा रही है। तेरा पति मर गया, यही तेरी तकदीर है। अब तू किसी और मर्द के साथ कैसे जी सकती है? कविता की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, मां जी, मैंने आपके लिए सब कुछ सहा, अपनी जवानी, अपने अरमान सब जला दिए, पर अब मुझे मेरा हक चाहिए, जीने का हक, प्यार करने का हक। सास गुस्से से कांपते हुए बोली, अगर तूने ये रिश्ता जारी रखा तो तू हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। कविता शांत रही, फिर बोली, ठीक है मां जी, मैं अब सिर्फ उस घर जाऊंगी जहां मेरा प्रेम स्वीकार हो। अगले ही दिन कविता और साहिल ने साथ मिलकर शहर के बीचों बीच हाथ थामे चलना शुरू किया। लोग दंग रह गए। किसी ने ताना मारा, किसी ने पत्थर फेंकने की कोशिश की, पर कविता ने पहली बार डरने के बजाय साहिल की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान मानो ऐलान थी, अब हम छिपेंगे नहीं, ये प्रेम है, पाप नहीं। उस रात दोनों एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरे। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, लेकिन कमरे के भीतर सिर्फ शांति और प्यार था। साहिल ने कविता से कहा, आज हमने दुनिया को चुनौती दी है, पर आने वाले दिन और मुश्किल होंगे। कविता उसके सीने से लगकर बोली, अगर तेरे साथ रहूंगी तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगेगी। तू मेरी ताकत है, तू मेरी पहचान है। उनकी आंखें मिलीं और एक गहरा चुंबन उनकी आत्माओं को फिर जोड़ गया। उस रात उनका मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि एक वादा था कि चाहे बाहर कितनी भी आंधियां चलें, वे साथ रहेंगे। गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। कविता और साहिल को वहां बुलाया गया। भीड़ जमा थी, लोग कानाफूसी कर रहे थे। मुखिया ने कठोर स्वर में कहा, विधवा होकर किसी गैर लड़के से प्रेम करना शर्म की बात है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। साहिल ने गुस्से में कहा, प्रेम शर्म नहीं है, इज्जत है। अगर ये समाज प्रेम को गुनाह समझता है तो ये समाज ही गुनाहगार है। कविता ने आगे बढ़कर सबके सामने कहा, मैं विधवा हूँ लेकिन मृत नहीं। मेरे भी सपने हैं, मेरी भी इच्छाएं हैं। मैंने एक बार पति खोया था, अब मुझे जीने का हक मत छीनिए। भीड़ सन्न रह गई। कुछ औरतों की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने धीरे से कहा, कविता सही कह रही है। धीरे धीरे कुछ लोग उनके पक्ष में बोलने लगे। किसी ने कहा, अगर कविता और साहिल एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें रोकने का क्या हक है? ये सुनकर कविता की आंखों से आंसू बह निकले। साहिल ने उसका हाथ थामकर सबके सामने घोषणा की, आज से कविता सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं, मेरी जीवन संगिनी है और मैं इसे पूरे सम्मान के साथ अपनाऊंगा। भीड़ ताली बजाने लगी। कुछ लोग चुपचाप खिसक गए, पर बहुमत अब उनके साथ था। अगली सुबह कविता और साहिल ने टाइगर हिल से सूर्योदय देखा। सूरज धीरे धीरे धुंध को चीरकर आसमान पर छा रहा था। कविता ने साहिल के कंधे पर सिर रखकर कहा, देखो साहिल, जैसे सूरज धुंध को हटाकर उजाला फैला देता है, वैसे ही हमारा प्यार भी अंधेरों से निकलकर उजाले में आ गया है। साहिल ने मुस्कुराकर उसे बाहों में भर लिया। दोनों ने एक दूसरे को गहराई से चूमा, जैसे जीवन भर की प्यास उसी पल बुझा दी हो। अब उनका प्रेम किसी डर या छिपाव का नहीं था। यह प्रेम खुला था, उजला था और अडिग था।